मॉडर्न इंडिया का सेक्शन आपका कवर करूंगा। थोड़ा हम लोग का पढ़ने का स्टाइल डिफरेंट होगा, मैं उसे अभी क्लियर करता हूँ। हम लोग चैप्टर वाइज ऐसा कुछ पढ़ने नहीं जा रहे हैं। मैं क्या करूंगा अभी आपको क्लियर हो जाएगा। मैं पूरे मॉडर्न इंडिया का अप्रोच यानी 1600 से स्टार्ट करेंगे 1947 तक पूरा एक इंटीग्रेटेड अप्रोच आपको बताऊंगा, जिससे आपकी एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनेगी और बहुत ढेर सारे फैक्ट भी आपको कॉन्सेप्चुअलाइज हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। आपको बेसिकली याद नहीं करने होंगे। हिस्ट्री में एक सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, जब भी हम लोग लड़कों से बात करते हैं तो एक समस्या ये होती है कि भूल जाते हैं। तो मैं आपको इस बात के लिए अश्योर करता हूं कि आपको कुछ भी याद करने के लिए नहीं कहूंगा। बस आप ध्यान से लेक्चर को सुनिएगा, उसको कॉन्सेप्चुअलाइज कीजिएगा। आपको ज्यादातर 98% फैक्ट्स आपको दिमाग में रहेंगे, कभी भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक हाइपोथेटिकल स्टोरी सुनाऊंगा। हाइपोथेटिकल स्टोरी का मतलब मन गढ़ंत कहानी, यानी बस ऐसे ही मैंने गढ़ लिया है उसको, इसलिए ताकि आप समझ सकें कि एग्जैक्टली किस तरह की घटनाएं इतिहास में घटी। तो मैंने कहा एक हाइपोथेटिकल स्टोरी सुनाऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये वर्ल्ड का मैप है, शायद आप देख रहे होंगे। और ये जो एक कॉन्टिनेंट आपको महाद्वीप दिख रहा है, अफ्रीका महाद्वीप, इसके बारे में जनरली लोगों के दिमाग में एक पिक्चर रहती है कि थोड़ा पिछड़ा हुआ महाद्वीप। यहाँ ढेर सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं जो अभी अनएक्सप्लोर्ड हैं, उसको बहुत एक्सप्लोर नहीं किया गया है। तो यहाँ व्यापार की बहुत सी संभावनाएं हैं। और अगर आप थोड़ा बहुत अवेयर होंगे तो जानते होंगे कि चाइना हो, इंडिया हो, यहाँ काफी इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे हैं। तो एक स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। मैंने पहले ही कहा कि वो हाइपोथेटिकल स्टोरी है, कोई रियल स्टोरी नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आप समझ सकें कि एग्जैक्टली 1600 के समय क्या हो रहा। अभी मैं बताऊंगा। तो मान लीजिए ये अफ्रीका है, यहाँ ढेर सारे प्राकृतिक संसाधन हैं और लोग बहुत अवेयर नहीं है, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज नहीं है। इसको देख के मान लीजिए किसी देश के, जैसे मान लीजिए इंडिया के ही उद्योगपति लोग थोड़ा लालच में आ जाएं कि यार अगर चला जाए अफ्रीका व्यापार करने के लिए तो शायद बहुत मुनाफा हो, बहुत फायदा हो। चलिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए मुकेश अंबानी जी कुछ ऐसा सोचें कि अगर हम चलें अफ्रीका व्यापार करने के लिए और व्यापार करें तो वहां खूब मुनाफा कमाया जा सकता है, खूब प्रॉफिट कमाया जा सकता है। अच्छा, मुकेश अंबानी जी ने ऐसा प्लान किया और फिर सोचा कि भाई अपनी सरकार से, मोदी जी से इजाजत ले लेते हैं और चलते हैं। लेकिन उन्हें इजाजत मिली नहीं। तो फिर इन्होंने क्या किया, जो अक्सर ये लोग करते हैं, कि मोदी जी के जो भी चित परिचित क्लोज सांसद लोग थे उनके मुंह में पैसे ठूंस दिए और उनको खरीद लिया। किस लिए? अपने फेवर में लॉबिंग कराने के लिए कि हमें यहां व्यापार करने के लिए इजाजत मिल जाए। और इजाजत तो मिली ही, साथ में यह भी ले लिया कि भाई हमारी मोनोपोली होनी चाहिए, एकाधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पीछे पीछे और टाटा और बिरला भी चले आए ट्रेड करने के लिए। अच्छा ठीक, आ गए यहां ट्रेड करने। अच्छा, जब यहां ट्रेड करने आए तो जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही कुछ हुआ। क्या? खूब यहां मुनाफा हुआ, खूब मुनाफा हुआ। अच्छा, जब मुनाफा हो रहा था तो बड़े कॉन्शियस रहते थे ये लोग, बहुत ही सचेत रहते थे कि गलती से भी ये जो मुनाफे की न्यूज है या कोई भी यहां की न्यूज इंडिया नहीं पहुंचनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर गलती से भी ये न्यूज इंडिया पहुंच गई तो दो लॉस होगा। क्या? एक तो जो सरकार के लोग हैं वो कहेंगे भाई बड़ा पैसा कमा रहे हो, कुछ इधर भी लाओ। और साथ में जो और कंपनियां हैं वो प्रेशर क्रिएट करेंगी कि हमें भी जाना है, इनका ही व्यापारिक एकाधिकार क्यों हो, हम भी जाएंगे। तो काफी लंबे समय तक इन लोगों ने प्रयास किया कि कोई न्यूज यहाँ की इंडिया नहीं पहुंचनी चाहिए। इवन मैं आपको बताऊं कि अगर यहां मान लीजिए कुछ इंडियंस हैं अफ्रीका में जो न्यूज़पेपर निकाल रहे हैं, तो भी मार पीट के ये लोग उसका न्यूज़पेपर जब्त कर लेंगे कि भाई तू अगर कोई न्यूज निकालेगा तो वो कहां पहुंचेगी? इंडिया। और अगर वो इंडिया पहुंची तो कहीं ना कहीं हमारा लॉस होगा। इसलिए ये लोग बड़े कॉन्शियस रहते थे। लेकिन आप समझ ही रहे हैं कि आखिर कब तक ये न्यूज नहीं पहुंच पाएगी। देर सबेर ये न्यूज इंडिया पहुंच जाती है कि भाई वहां काफी मुनाफा हो रहा है। और जिस चीज का फिर इन लोगों को डर था वही हुआ। क्या हुआ? सरकार ने भी इनसे कहा कि भाई कुछ इधर लाओ, बहुत पैसा कमा रहे हो। और कंपनियों ने प्रेशर बनाना चालू किया सरकार के ऊपर, क्या कि हम भी जाएंगे व्यापार करने, सिर्फ इन्हीं की मोनोपोली क्यों रहे, व्यापारिक एकाधिकार क्यों रहे। तो बहुत लंबे समय तक निगोशिएशन चला। और जब मुकेश अंबानी जी ने देखा कि अब नहीं बच पाएगी हमारी मोनोपोली, व्यापारिक एकाधिकार, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, ऐसा है कि दो चीजों को छोड़कर, एक तो जो मेरा टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस है या मोबाइल का बिजनेस है, और एक दूसरा जो मैं पेट्रोलियम का बिजनेस करता हूं, उन चीजों को छोड़कर आप चाहें तो हमारा व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दीजिए। ये दोनों बड़े प्रॉफिटेबल हैं, इनका व्यापार मैं चाहता हूं कि हमारी ही मोनोपोली बनी रहे।
तो फिर फाइनली इस बात पे निगोशिएशन हुआ कि इन दोनों चीजों को छोड़कर इनके व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए और भारत से और कंपनियां कहां आ गई? व्यापार करने अफ्रीका आ गई। लेकिन कुछ दिन बाद और प्रेशर क्रिएट हुआ और फाइनली पूर्णतः व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, कंप्लीटली एबोलिश कर दिया गया। यानी इन चीजों पे अब उनका कोई एकाधिकार नहीं रहा। ये कहानी बेसिकली मैंने कहा कि मैं आपको एक हाइपोथेटिकल स्टोरी सुना रहा था। इसी सेम कहानी को हम अप्लाई करेंगे 1600 के आसपास। सेम जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई और मैंने जैसा कि कहा कि ये कोई रियल स्टोरी नहीं थी, सिर्फ आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए थी कि 1600 के समय आखिर क्या किस तरह की घटनाएं घट रही थी। तो ऐसे ही ये सेक्शन जो आपको दिख रहा है इंग्लैंड का, यहां भी 1600 के आसपास ढेर सारी कंपनियां हुआ करती थी। उसमें से एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार मिला था ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए। एकाधिकार मोनोपोली मिला था किसके साथ व्यापार करने के लिए? ईस्ट इंडीज के साथ, पूर्वी द्वीप समूह के देशों के साथ व्यापार करने के लिए इसे एकाधिकार मिला हुआ था। एक चीज जानते रहिएगा, देखिए यहां पे है वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज यानी पश्चिमी द्वीप समूह, और इधर क्या है? ईस्ट इंडीज यानी पूर्वी द्वीप समूह। एक्चुअली पहले यूरोप का प्रभाव बहुत हुआ करता था, तो ये लोग ज्यादातर चीजें अपने हिसाब से डिसाइड करते थे। अगर पश्चिम में देखा कि कुछ द्वीपों का समूह है तो उसे कह दिया पश्चिमी द्वीप समूह। इधर पूरब में देखा कि कुछ द्वीपों का समूह है तो उसे कह दिया पूर्वी द्वीप समूह। तो ब्रिटेन में ढेर सारी कंपनियां थी, उसमें से एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे पूर्वी द्वीप समूह ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए एकाधिकार मिला हुआ था। ठीक है भाई, अच्छा आ गई वो व्यापार करने के लिए कहां? इंडिया। जब यहां व्यापार चालू किया तो यहां देखा कि काफी ज्यादा मुनाफा हो रहा है, खूब मुनाफा होने लगा। प्लस यहां ये लोग कुछ मैल प्रैक्टिसेस भी करते थे, कुछ गलत तरीके से भी व्यापार करते थे। तो ये लोग बड़े कॉन्शियस रहते थे किस बात के लिए? कि ये जो न्यूज है गलती से भी कहां नहीं पहुंचनी चाहिए? हमारे देश नहीं पहुंचनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारी ये न्यूज हमारे देश पहुंची तो क्या होगा? सेम इसी तरह के प्रोसीजर को फॉलो करके ये लोग आए थे, व्यापारिक एकाधिकार हासिल किया था, और अगर ये न्यूज वहां पहुंचती तो फिर इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता। इसी वजह से मैं आपको बताऊं कि कुछ ब्रिटिश जो यहां न्यूज़पेपर निकाल रहे होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी? उनके द्वारा निकाले गए न्यूज ब्रिटेन न पहुंच जाए और इनको नुकसान न हो जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी इनके न्यूज़पेपर को जब्त कर लेगी। मैं आपको क्यों बता रहा हूं? एक बार बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा गया। प्रश्न यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरुआती दौर में किन लोगों के प्रेस को जब्त कर लिया? ऑप्शन कुछ ऐसा था, पुर्तगालियों के, भारतीयों के, ब्रिटिशों के। तो आपको अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो आप कभी नहीं सोचेंगे कि इन्होंने अपने ही लोगों के यानी ब्रिटिशों के ही न्यूज़पेपर को जब्त कर लिया। आप डेफिनेटली सोचेंगे कि हाँ, इसमें पूछने वाली क्या बात थी, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डेफिनेटली भारतीयों के न्यूज़पेपर को किया होगा या किसी और के किया होगा। आपका दिमाग कभी नहीं जाएगा कि ब्रिटिशों के ही न्यूज़पेपर को इन लोगों ने शुरुआती दौर में जब्त कर लिया था। जेम्स ऑगस्टस हिक्की जिसने पहला अखबार निकाला था, हम बात करेंगे जब समाचार पत्रों के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। अभी मैं आपको कोई चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए कुछ चीजें बता रहा हूं, इसलिए सिर्फ उसको ध्यान से सुनिए। तो मैंने कहा ये लोग बड़ा कॉन्शियस रहेंगे कि भाई गलती से भी ये न्यूज नहीं पहुंचनी चाहिए, लेकिन आप समझ ही रहे हैं कि कब तक ये न्यूज दबाई जा सकती है। आज नहीं तो कल ये न्यूज पहुंच जाएगी, और जब पहुंच जाएगी तो इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली समाप्त की जाए। तो बेचारे बहुत दिनों तक प्रयास करेंगे कि हमारी मोनोपोली बची रहे, लेकिन जब फाइनली देखेंगे कि अब नहीं बच पाएगी तो निगोशिएशन के तहत, एक समझौते के तहत क्या होगा? वो कहेंगे देखो भैया, एक जो हमारा चीन के साथ व्यापार है और एक जो चाय का व्यापार है, इन दोनों को छोड़कर आप चाहें तो हमारा व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दें। आप इस तरह की चीजें आगे पढ़ेंगे कि 1813 के एक्ट द्वारा, के अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन और चाय को छोड़कर। आप इसे याद रख सकते हैं, चाय और चीनी, चीन और चाय। खैर, दरअसल ये दोनों व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काफी फायदेमंद थे। यहां जरा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे चाय का व्यापार है, आप अगर देखेंगे तो यहीं पे है बोस्टन, ये नॉर्थ अमेरिका है, यही है बोस्टन। और शायद आपने सुन रखा हो बोस्टन टी पार्टी। क्या था? ये अमेरिकी क्रांति का तात्कालिक कारण था। और उस बोस्टन टी पार्टी में हुआ क्या था? अमेरिकियों ने बोस्टन में जो ब्रिटिशों के जहाज थे जिसपे चाय की पेटियां लगी हुई थी, उसको उठा के कहां फेंक दिया था? समुद्र में। तो खैर उधर अब अभी नहीं जाएंगे, बस इतना समझिए
कि ये जो चाय का व्यापार था, वो ब्रिटिशों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद था और ये कभी उसको किसी भी रूप में छोड़ना नहीं चाहते थे। इसी तरह जो चीन का व्यापार था बताऊँ, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद था। इंडिया से ये अफ़ीम की खेती करवाते थे और चीन में क्या करते थे, बेसिकली उसकी स्मगलिंग करते थे। पहले चीन के साथ इनका व्यापारिक घाटा हुआ करता था, लेकिन इसी स्मगलिंग के तहत धीरे-धीरे ये फ़ायदे में आ गए और इसीलिए चीन के साथ इन्होंने बेसिकली चीन पे ज़बरदस्ती 2 अफ़ीम युद्ध, ओपियम वॉर जिसको कहते हैं, थोपा। ख़ैर, मैं ये बता रहा था कि चीन और चाय, इन दोनों का व्यापार इनके लिए बहुत प्रॉफ़िटेबल था, तो उन्होंने कहा भैया ये दोनों छोड़ दो और बाकी चाहो तो हमारा व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दो। तो 1813 के एक्ट के द्वारा इनका व्यापारिक एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन और चाय को छोड़कर। लेकिन कुछ दिन बाद जब अगला एक्ट आएगा 1833 का अधिनियम, तो उसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा। तो मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा था कि 1600 के आसपास ढेर सारी कंपनियां हुआ करती थी, उसमें से एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ व्यापार करने आई, किस तरह की गतिविधियां चल रही थी, इस तरह की कुछ बातें मैंने आपको समझाया। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए 1600 1600 इस दौरान विभिन्न यूरोपीय कंपनियों का आगमन प्रारंभ हुआ, जिनमें से ब्रिटिश एक थे। तो अभी हम ब्रिटिशों की बेसिकली बात करेंगे। तो 1600 के आसपास ब्रिटिश आए लगभग व्यापार करने, जैसा कि मैंने आपको बताया, और 150 सालों तक इन्होंने सिर्फ और सिर्फ व्यापार किया, यानी ये बेसिकली व्यापारी थे या ट्रेडर थे। ठीक, 150 सालों तक लगभग। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 1757 में एक प्लासी की लड़ाई द्वारा, अब ये प्लासी की लड़ाई क्या थी हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन बस इतना समझिए कि एक प्लासी की लड़ाई द्वारा उन्होंने इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो 150 सालों तक सिर्फ व्यापार किया, 150 सालों बाद इस क्षेत्र पर, बंगाल वाले क्षेत्र पर प्लासी की लड़ाई द्वारा नियंत्रण स्थापित कर लिया। क्यों? दरअसल ये लोग जब व्यापार कर रहे थे तो इनको इस बात का एहसास हो रहा था कि अगर किसी तरह भारत पर नियंत्रण स्थापित हो जाए तो इस व्यापार को और फायदेमंद बनाया जा सकता है। तो शुरू से बेसिकली ये लोग चाहते थे कि हमारा नियंत्रण स्थापित हो जाए। इनफैक्ट इस दौरान भी इन लोगों ने कई बार प्रयास किया, लेकिन बेचारे सफल नहीं हो पाए। क्यों नहीं सफल हो पाए, जरा सा इस चीज को समझिए कि उस समय, उस दौरान, इस ड्यूरेशन में जो यहाँ के रूलर थे, जो मुगल शासक हुआ करते थे, वो बड़े स्ट्रांग हुआ करते थे। इन लोगों ने एक दो बार जुर्रत भी दिखाई थोड़ी सी, तो इन लोगों की बहुत तोड़ाई की उन लोगों ने, तो ये सब सुधर गए। उसके बाद हिम्मत नहीं की कि कुछ ऐसा करें। लेकिन जब मुगल कमजोर हो जाएंगे तब ये प्रयास फिर से चालू करेंगे। जरा सा देखिए, कुछ बातें मैं बताता हूं आपको। आप जब मध्यकाल पढ़ेंगे तो उसमें आप कुछ ऐसा पढ़ेंगे कि 1526 में बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी। अच्छा, मोटे तौर पे 1857 तक जो ये मुगल रूल चला, और इस पूरे मुगल काल को बेसिकली हम दो भागों में बांट देते हैं, 1526 से 1707 और 1707 से 1857। ये 1707 का समय क्यों हमने लिया, क्योंकि इस समय औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। और बेसिकली यहां तक, यानी औरंगजेब के समय तक मुगल बड़े स्ट्रांग हुआ करते थे। इसके बाद मुगल थोड़ा कमजोर हो गए, जिन्हें हम लेटर मुगल या उत्तर मुगल कहते हैं। तो जरा देखिए, 1707 तक मुगल बहुत मजबूत हैं। तब तक इन ब्रिटिशों ने एक दो बार जरूरत की थी, शाहजहां और औरंगजेब के समय इनकी बहुत ज्यादा तोड़ाई हुई, उसके बाद हिम्मत नहीं की। लेकिन जैसे ही औरंगजेब मरा, महज उसके 50 सालों के भीतर देखिए इन्होंने इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अच्छा, ये बहुत सोचा समझा निर्णय था। ये कोई रैंडम डिसीजन नहीं था कि भाई आओ बंगाल पे कब्जा कर लेते हैं। बंगाल पे इनकी जो नियंत्रण की योजना थी वो बहुत सोची समझी थी। क्यों? क्योंकि देखिए उस समय बंगाल सबसे उपजाऊ प्रांत हुआ करता था, और उस समय इनकम का सबसे बड़ा सोर्स या स्रोत क्या होता था? भू राजस्व या लैंड रेवेन्यू। तो देखिए बंगाल उस समय भू राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत हुआ करता था। इसके अलावा इसी बंगाल से एशियन ट्रेड का एक बड़ा हिस्सा कवर होता था। इसके अलावा दिल्ली से बंगाल की दूरी काफी थी, तो ऐसा कोई थ्रेट भी नहीं था। इन तमाम कारणों को देखते हुए ब्रिटिशों ने क्या किया, बंगाल को चुना। लेकिन वहीं इनके प्रतिद्वंदी फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी को अपना बेस बनाया था, लेकिन उस तरह के लाभ इनको नहीं मिले जिस तरह के लाभ किसको मिले, ब्रिटिशों को। शायद इसी बंगाल के आधार पर इन्होंने क्या किया, इसके लाभों से भारत ने अपने साम्राज्य का निर्माण किया। एक बार प्रश्न भी पूछा गया है, हालांकि मेंस में पूछा गया है, लेकिन जानते रहिएगा कि
ब्रिटिशों ने, ब्रैकेट में था कि क्लाइव ने बंगाल को चुना और पूरे भारत की चाबी उसके हाथ में लग गई, जबकि फ्रांसीसी असफल रहे, ऐसा कुछ प्रश्न था। खैर, तो मैं बता रहा था कि 1757 तक बेसिकली ब्रिटिश क्या रहे, व्यापारी रहे। लेकिन जैसे ही 1757 में क्या उन्होंने बंगाल पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, अब वो व्यापारी नहीं रहे, बल्कि अब वो क्या बन गए, प्रशासक बन गए या एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। इससे क्या फर्क आया जरा समझिए। कुछ समय के लिए मान लीजिए, आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूं, मान लीजिए ब्रिटिश लोग आए और मुखर्जी नगर में अपनी एक दुकान खोल दी या फैक्ट्री लगा दी। एक चीज जानते रहिएगा कि फैक्ट्री का मतलब यह नहीं कि यहां पे प्रोडक्शन करना चालू कर दिया। फैक्ट्री जो उस समय की फैक्ट्री हुआ करती थी उसमें प्रोडक्शन बेसिकली नहीं होता था। एक बार यूपीएससी ने सवाल पूछा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फैक्ट्रीज, फैक्ट्री के बारे में निम्नलिखित कथनों की जांच करें। और उसमें कुछ ऐसा दिया कि ब्रिटिशों ने पहली फैक्ट्री यहां लगाई, दूसरी ऐसे लगाई। उसमें आपको बताना था कि कौन सा कथन गलत है। तो कथन जो गलत था वो ये था कि इन फैक्ट्रीज में उत्पादन होता था, प्रोडक्शन होता था। ये बेसिकली फैक्ट्री कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं थी जिसमें प्रोडक्शन होता था। ये वेयर हाउस जैसा आप समझ सकते हैं कि यहां माल लाया, यहां से ले गए, इस टाइप का कुछ। तो मान लीजिए ब्रिटिशों ने इसी मुखर्जी नगर में जो है एक अपनी फैक्ट्री लगा दी, एक दुकान खोल लिया। तो जब तक वो व्यापारी थे तब तक तो उनका किसी से लेना देना नहीं था। मुखर्जी नगर में कोई भी लोग रह रहे हों, यहाँ के लोकल्स, उनसे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब मुखर्जी नगर पे उनका कंट्रोल हो जाएगा और वो प्रशासक बन जाएंगे, प्रशासन चलाएंगे, वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, सब कुछ देखना चालू करेंगे, यहीं से बेसिकली मुखर्जी नगर के लोगों का शोषण होना शुरू हो जाएगा। तो जरा समझिए कि जब बंगाल पे इनका नियंत्रण स्थापित होता है, यहीं से भारतीयों के शोषण की शुरुआत हो जाती। और 1757 से जो शोषण का सिलसिला चलता है, लगभग 100 सालों के शोषण के बाद भारतीय एक बड़ा विद्रोह करते हैं, जिसे हम 1857 का विद्रोह कहते हैं। ठीक, तो 100 सालों के शोषण के बाद एक बड़ा विद्रोह हुआ। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस 1857 के विद्रोह का क्या कारण था। अक्सर बच्चों के दिमाग में आता है, उनसे पूछिए क्या कारण था, तो उनके दिमाग में आता है चर्बी वाला कारतूस या इस तरह की कुछ बातें आती हैं। तो एक चीज मैं आपको बताऊं, यहां पे जब भी आपसे किसी विद्रोह, किसी क्रांति का कारण पूछा जाए, तो उस कारण को आप हमेशा दो भाग में डिवाइड करें। एक को आप बोलें आधारभूत कारण या बेसिक कॉज, और एक को आप बोलें तात्कालिक कारण या इमीडिएट कॉज। अभी मैं बताता हूं, इस आधारभूत कारण को भी आप कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ऐसा कुछ, धार्मिक। अब देखिए एग्जैक्टली ये है क्या, जरा समझिए। आधारभूत कारण की वजह से बेसिकली असंतोष इकट्ठा होता है लोगों के अंदर, भरता है, गुस्सा आता है, ठीक, और वो गुस्सा फूट पड़ता है तात्कालिक कारण की वजह से। यानी 1757 से भारतीय समाज के हर वर्ग का, चाहे वो किसान हो, चाहे वो राजा हो, चाहे जमींदार हो, हर वर्ग का इन अंग्रेजों ने शोषण किया। और ये सारा इस ड्यूरेशन में गुस्सा भरता गया, लेकिन एक छोटी सी चर्बी वाले कारतूस की घटना की वजह से ये गुस्सा क्या हो गया, फूट गया। तो जब भी कोई क्रांति, कारण, विद्रोह का कारण पूछा जाए, तो आप हमेशा उसको आधारभूत कारण, तात्कालिक कारण, आप जैसे कहीं भी इसको देख सकते हैं। अमेरिकी क्रांति के कुछ आधारभूत कारण थे और तात्कालिक कारण क्या था, वही बोस्टन टी पार्टी वाली घटना, वो तात्कालिक कारण बना अमेरिकी क्रांति का। इसी तरह फ्रांसीसी क्रांति की बात करें, इसी तरह हम रशियन क्रांति की बात करें, चाइनीज रेवोल्यूशन की बात करें, कोई भी क्रांति अगर देखेंगे तो उसमें कुछ आधारभूत कारण होंगे और कुछ तात्कालिक कारण। इसका डिस्कशन हम लोग और डिटेल से करेंगे जब मैं 1857 आपको बताऊंगा। तो मैं आपको बता रहा था कि 1857 का एक विद्रोह हुआ और ये विद्रोह बेसिकली फेल हो गया। मैं क्यों कह रहा हूं फेल हो गया? देखिए, जिस लक्ष्य के लिए आप चले हैं, अगर वो लक्ष्य अचीव नहीं होता, प्राप्त नहीं होता, तो हम कह सकते हैं कि वो चीजें फेल हो गई। तो जिस उद्देश्य से ये विद्रोह किया गया था वो तो पूरा नहीं हुआ, इसलिए हम कह रहे हैं कि 1857 का विद्रोह असफल रहा, फेल हो गया। लेकिन कुछ मामलों में ये सफल भी रहा। किन मामलों में सफल रहा? अब भारतीयों को इस बात का एहसास हो गया कि अगर हम सभी लोग मिल के लड़ें, एक होके लड़ें, तो इन अंग्रेजों को, इन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जो अंग्रेज उस समय हुआ करते थे, इनको हम यहां से बाहर निकाल सकते हैं। ये एहसास ही बेसिकली क्या कहलाता है, एक राष्ट्रवाद की भावना बेसिकली यहां से धीरे धीरे उदित होती। देखिए, मैं एक शब्द यूज कर रहा हूं, राष्ट्र, इंग्लिश में इसे कहते हैं नेशन, और एक शब्द होता है देश, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंट्री। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये राष्ट्र यानी नेशन
और देश, इसमें क्या फर्क होता है, और ये बहुत जरूरी है जानना, स्पेशली इतिहास में। राष्ट्र यानी नेशन और देश यानी कंट्री। आप लोग चाहें तो 5 सेकंड के लिए खुद से सोचने का प्रयास करिए, पॉज करके वीडियो, और उसके बाद फिर आगे बढ़ा के देखिए। देखिए क्या आप सही अप्रोच कर पा रहे हैं। ठीक है, मैं बताता हूं आपको। देश, कंट्री बेसिकली एक ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है। इसमें 4 तत्व होते हैं। 4 तत्व होते हैं। जब वो 4 तत्व कहीं दिखाई देते हैं, एलिमेंट्स, तो हम कहते हैं कंट्री। वो क्या होते हैं कि अगर कोई एक निश्चित भूभाग हो, एक निश्चित भूभाग, उस पे एक निश्चित जनसंख्या हो, और वहां एक सरकार हो, और वो सरकार सॉवरेन हो, संप्रभु हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, देश। यानी देश में 4 तत्व होते हैं: निश्चित भूभाग, निश्चित जनसंख्या, वहां की सरकार, और वो सरकार संप्रभु होनी चाहिए, सॉवरेन होनी चाहिए, अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होनी चाहिए। और देश के इन चारों तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व अगर मैं कहूं कौन सा है, तो वो संप्रभुता ही है। लेकिन सिर्फ इन्हीं 4 तत्वों की वजह से आप किसी को राष्ट्र नहीं कह सकते, किसी देश को। राष्ट्र का मतलब होता है कि जब देश के नागरिकों के बीच एक बॉन्डिंग हो, एक फीलिंग ऑफ वननेस हो, नहीं हम एक हैं, उसको हम कहते हैं राष्ट्र। तो मेरा एक प्रश्न है कि क्या भारत एक राष्ट्र है? तो देखिए, डेफिनेटली कुछ लोग कहेंगे कि हाँ, भारत एक राष्ट्र है। अगर मैं कहूं कि ज्यादातर लोग कहेंगे कि भारत एक राष्ट्र है, तो मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। क्या भारत के, पूरे भारत के लोगों में एक बॉन्डिंग है, एक फीलिंग ऑफ वननेस है? क्या जम्मू कश्मीर के लोग शेष भारतीयों से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं? क्या नॉर्थ ईस्ट के लोग शेष भारत के लोग से बहुत ज्यादा मित्रवत व्यवहार करते हैं? क्या उत्तर भारत के लोग जब महाराष्ट्र में जाते हैं तो मराठी उनको प्यार से गले लगा लेते हैं, क्या आओ भाई यहाँ ढेर सारे रोजगार हैं, करो, तुम भी करो, हम भी करते हैं? या उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लोगों में आपस में बहुत एक बॉन्डिंग है? तो देखिए, कई क्वेश्चन मार्क उठाए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछा जाए कि क्या भारत एक राष्ट्र है, तो आप कहेंगे बिल्कुल, आपका आंसर होना चाहिए बिल्कुल राष्ट्र है। लेकिन नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में कुछ चैलेंजेस हैं, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में है बेसिकली। और जैसे जैसे ये बॉन्डिंग बढ़ती जाएगी, उतना मजबूत भारत राष्ट्र बनता जाएगा। मैं राष्ट्र शब्द पे इतना ज्यादा फोकस इसलिए दे रहा हूं कि इतिहास में हर जगह इस राष्ट्र शब्द की जरूरत पड़ेगी। आप पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन, बेसिकली माना जाता है कि कांग्रेस की स्थापना 1885 के बाद से राष्ट्रीय आंदोलन स्टार्ट होता है, ऐसा माना जाता है। आप एक जगह पढ़ेंगे कि क्या 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, और राष्ट्रीय विद्रोह था तो क्यों था, और नहीं था तो क्यों नहीं, किसने कहा? इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं। तो राष्ट्र शब्द आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, स्पेशली इतिहास में। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि 1857 का विद्रोह फेल हो गया, लेकिन कुछ मामलों में ये बड़ा सफल रहा। अब धीरे धीरे एक राष्ट्रवाद की भावना लोगों के अंदर आने लगी, कुछ छोटे मोटे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन बनने लगे, कुछ संगठन बनने लगे, और ऐसा एहसास हुआ कि एक ऑल इंडिया लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हमको बनाना चाहिए इन ब्रिटिशों को बाहर निकालने के लिए। और उसी की परिणति हुई 1885 में, एक अखिल भारतीय स्तर का संगठन बना, जिसे हम क्या कहते हैं, कांग्रेस। ये कांग्रेस की स्थापना एक व्यक्ति के सहयोग से हुई थी, इनका नाम था एओ ह्यूम। एओ ह्यूम को इसी वजह से कांग्रेस का फादर या फाउंडर, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कांग्रेस के पिता कौन थे या कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? एओ ह्यूम। और जिस समय कांग्रेस बनी थी, उस समय गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे? लॉर्ड डफरिन। ठीक है, तो भाई कांग्रेस बन गई। ठीक है, अब इस कांग्रेस के कुछ सेशंस हैं जिनको मैं आपको बताना चाहता हूं, आइए देखते हैं। ये 4 सेशन है बेसिकली कांग्रेस के, जिनको अभी मैं आपको मेमोराइज कराऊंगा। क्यों? मैं अभी उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। ये शुरुआती 4 सेशन है, अधिवेशन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये स्थान है जहां जहां ये अधिवेशन हुए हैं, ये वर्ष है कब कब हुआ, उस अधिवेशन में जो अध्यक्ष हैं वो अध्यक्ष हैं यहाँ, और प्रत्येक अधिवेशन में प्रतिनिधियों की कितनी संख्या थी ये वो दिया हुआ। अभी सबसे पहला काम, मैं इन चारों अधिवेशनों को आपको मेमोराइज कराऊंगा, आपके दिमाग में सेट करने की कोशिश करूंगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे छोटे एग्जामों से लेकर बड़े एग्जामों तक इन चारों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो देखिए, अगर मैं कहूं वर्ष की बात,
तो इसमें तो कुछ याद ही नहीं करना है। 4 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स हैं, क्रमागत वर्ष हैं, 85, 86, 87, 88। इसमें ऐसा कुछ याद करने वाला ही नहीं। ठीक? अब स्थान की बात जरा सा देखिए। स्थान को आप कैसे दिमाग में रखेंगे? आप लोग बचपन से 4 महानगरों के नाम रटते रहते हैं, जुबान पे सबके होता है दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास। अक्सर सबके जुबान पे होता है 4 महानगर, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास। तो यहां से दिल्ली को निकाल देना है और क्या दिमाग में रखना है? पहले 3 बंबई, कलकत्ता, मद्रास। अच्छा, अभी मैं ऐसा बता रहा हूं लेकिन इसका भी अपना लॉजिक है, मैं बताऊंगा। और चौथा क्या है? इलाहाबाद। तो स्थान क्या हो गए? बंबई, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद। अच्छा देखिए, कुछ ऑर्डर अगर देखेंगे तो आगे के भी अधिवेशन का वैसा ही है। बंबई, कलकत्ता, अगर यहां मद्रास को निकाल दीजिए तो वैसा ही ऑर्डर है, लेकिन रटने मत लगिएगा। अक्सर इतिहास में लोगों को तथ्यों से बड़ा प्यार होता है, लेकिन जो रेलिवेंट होते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रश्न 99.9% वहीं से आते हैं। तो जहां मैं कहूं सिर्फ उन्हीं चीजों को आप ध्यान देंगे, ये नहीं कि मां कसम खा के मैं सारे अधिवेशन रट डालूंगा। और यकीन मानिए, अभी ये जो शुरुआती कुछ लेक्चर्स होंगे, उसके बाद आपको सारे अधिवेशन एकदम दिमाग में सेट होंगे, सारे अधिवेशन। और मैं आपको यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे अश्योर कर रहा हूं, सारे अधिवेशन उससे रिलेटेड, यानी 98% सेशंस और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके दिमाग में होंगे। तो जो मैं बता रहा हूं, सिर्फ उन चीजों को दिमाग में रखिएगा। तो स्थान बंबई, कलकत्ता, मद्रास दिमाग में रखना चाहिए और इलाहाबाद। इसका कुछ लॉजिक भी है, ऐसे ही नहीं है। देखिए, अगर आप देखेंगे, ये बात कब की है? 1885 की, 86 की, 87 की। दिल्ली उस समय क्या था? दिल्ली राजधानी बनी है 1912 में। और ये डिसीजन कब लिया गया था? तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में। मैं इस बात को बताऊंगा। यानी दिल्ली लाइमलाइट में आई है 1912 में, जब राजधानी बनी। उस समय तो 3 बड़ी-बड़ी खाली प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी, बंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी। तो इसी वजह से देखिए, बंबई, कलकत्ता, मद्रास शुरुआती सेशंस कहां हो रहे हैं? इन्हीं प्रेसिडेंसीज में हो रहे हैं और इलाहाबाद। ठीक? तो इसका भी अपना लॉजिक है। तो ये स्थान याद रखेंगे आप, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, और चौथा इलाहाबाद। अध्यक्ष को याद रखने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, जो फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। अगर इस फॉर्मूले को मैं कहूं हिंदी में, तो वो फॉर्मूला हिंदी में है बंटू, लेकिन बेसिकली ये इंग्लिश में है। अगर मैं बंटू को लिखूं, तो बी फॉर है बनर्जी, एन फॉर है नौरोजी, टी फॉर है तैयब जी, और यू फॉर है यूले। ध्यान से समझिए, बनर्जी, नौरोजी, तैयब जी, यूले। अब कुछ लोग ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा कि सर यूले की स्पेलिंग ये होती है तो यहां वाई होना चाहिए तो एक्स होना चाहिए। बस आपको दिमाग में क्या रखना है? एक फॉर्मूला बंटू, बनर्जी, नौरोजी, तैयब जी और यूले। यहां देखिए, बनर्जी के ब्रैकेट में मैंने WC लिखा है, लियोनेशियन बनर्जी है बेसिकली। एक और भी बनर्जी नाम के सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कई लोग हैं, ये हैं WC बनर्जी। लेकिन बनर्जी, नौरोजी, यानी दादा भाई नौरोजी थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे और जॉर्ज यूले थे। इनको आपको दिमाग में रखना है इस फॉर्मूले के तहत। क्यों? अभी जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सदस्यों की संख्या आप नहीं याद करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक पहले में प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी, सिर्फ उसको दिमाग में रखना है, 72। बाकी को दिमाग में नहीं रखना है। फिर मैंने यहां लिखा क्यों? क्योंकि एक बार एक स्टेटमेंट आया था। क्या स्टेटमेंट आया था? कि शुरुआती अधिवेशनों में लगातार प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ती गई। तो बस इतना एक ट्रेंड दिमाग में रखिए कि बढ़ती गई। और बट ऑब्वियस है कि कांग्रेस इतना बड़ा संगठन बना जिसने पूरा राष्ट्रीय आंदोलन चलाया, उसमें पहले सेशन में कितने प्रतिनिधि थे? ये एक क्वाइट ऑब्वियस क्वेश्चन है, 72। और एक बार और थोड़ा सा पूछ लिया था फैक्चुअल क्वेश्चन कि इन 72 प्रतिनिधियों में भी सबसे ज्यादा कहां के थे? तो ये बेसिकली आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो प्रश्न निकल आएगा। कॉमन सेंस क्या? पहला अधिवेशन बंबई में हो रहा है, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास। तो बंबई में जब अधिवेशन हो रहा है, तो आप समझ ही रहे हैं 1885 में कम्युनिकेशन के साधन कहां उतने स्ट्रांग रहे होंगे। आज इतनी परेशानी है कि अगर आपको बंगाल से बंबई जाना हो तो न जाने कितने घंटे लग जाएंगे। तो इसीलिए पहले अधिवेशन में जो 72 प्रतिनिधि थे, उसमें सबसे ज्यादा प्रतिनिधि कहां के थे? बॉम्बे प्रेसिडेंसी से हुआ करते थे। बस इतना दिमाग में रखिएगा। तो मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी, स्थान कैसे याद रखेंगे, वर्ष कैसे याद रखेंगे, अध्यक्ष कैसे याद रखेंगे, और प्रतिनिधियों की संख्या में क्या गौर करेंगे। अब देखिए, मैं इसको हटा देता हूं, जानबूझ के मैंने हटा दिया। अब मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूं, जरा इस चीज को गौर से समझिए। जब छोटे मोटे एग्जाम होते हैं तो इसमें क्वेश्चन बहुत मामूली होते हैं कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ था, पहले अध्यक्ष कौन थे, इस तरह के सिर्फ क्वेश्चन होते हैं।
जरा सा जब आप बड़े एग्जामों को देंगे, जैसे मैं आपको एक यूपीएससी का प्रश्न बता रहा हूं जो यूपीएससी में पूछा गया था, तो उसमें दो स्टेटमेंट दिए गए थे। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। और नीचे उसी तरह के ऑप्शन हुआ करते थे कि एक सही, दूसरा सही, दोनों गलत। तो जब क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, देखिए अभी मैंने स्क्रीन से हटा दिया है उसको, लेकिन अगर मैं एक क्वेश्चन अभी फॉर्म करता हूं, जरा सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए, मैं कुछ एक क्वेश्चन फॉर्म करता हूं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दादा भाई नौरोजी 1888 में अध्यक्ष बने थे। दूसरा कथन है, जब बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष बने तो वो सेशन इलाहाबाद में हुआ था और कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। फिर वही यूपीएससी पूछेगी कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पहला सही, दूसरा गलत, इस तरह के ऑप्शन देगी। तो अभी तो आपको चीजें बड़ी आसान लग रही थी, लेकिन जब वहां इस तरह से आपसे पूछेगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि दादा भाई नौरोजी 86, 87, 88, इस तरह की चीजें आप सोचने लगेंगे। तो वो जो चार हमने आपको मेमोराइज कराए वो बहुत स्ट्रेटेजिकली कराया है, वो ऐसा नहीं कि आपको बस रटा देना है सारी चीजें, वहां से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसलिए कराया। तो उसको जानते रहिएगा उन चार का क्या इंपॉर्टेंस है, यहां से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया कि कांग्रेस बन गई भाई 1885 में, उसके कुछ सेशंस के बारे में आपको बता दिया। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं, जरा सा बताइए। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि कांग्रेस का जो पहला सेशन हुआ था वो कहां हुआ था, बंबई में। दूसरा कहां हुआ था, कलकत्ता में। तीसरा कहां हुआ था, मद्रास में। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि ये कांग्रेस पूरे इंडिया में नाच नाच के सेशन क्यों कर रही है। यानी पहले बंबई में किया, फिर यहां से यहां गई, फिर यहां सेशन कर रही है, आखिर फिर यहां से इलाहाबाद चली गई। तो ये इतना पूरे भारत में नाच नाच के सेशन क्यों हो रहा है। शायद कुछ लोगों के दिमाग में इस तरह की चीजें आ रही होंगी, राष्ट्रवाद जैसी चीजें, कि भारत के अलग अलग हिस्सों में एक जन जागरूकता फैलाना, लोगों को सचेत करना, एक ऐसी फीलिंग जगाना कि हम सभी एक हैं। ठीक, तो कांग्रेस क्यों सेशन ऐसा कर रही है, इस चीज को आप समझते रहिएगा। और इन सेशंस में होता क्या था, जरा सा मैं ये भी डिस्कस करना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए ये पहला सेशन बंबई में चल रहा है, इसमें कितने प्रतिनिधि आ गए हैं, 72, 72 प्रतिनिधि इकट्ठे हो गए हैं। तो जब भी कोई अधिवेशन चलता है तो उस अधिवेशन को चलाने के लिए आपस में से एक को अध्यक्ष बनाना पड़ता है। अगर अध्यक्ष नहीं बनाएंगे तो सेशन कैसे चलेगा। लोकसभा में, राज्यसभा में अध्यक्ष होने के बाद भी मारपीट हो जाती है। तो अध्यक्ष का काम होता है कि सुचारू रूप से जो है सेशन चले। तो कांग्रेस भी ऐसा करती थी, प्रतिनिधि इकट्ठे हो गए, आपस में से एक को अध्यक्ष चुन लिया, डब्ल्यूसी बनर्जी को अध्यक्ष बना दिया। क्या होता था इसमें, कुछ प्रस्ताव पास किए जाते थे, कुछ लोग अपने सुझाव देते थे कि भाई अंग्रेजों से कैसे मुक्ति पाई जाए, क्या किया जाए, इस तरह की डिस्कशंस चला करते थे कांग्रेस में। ठीक, तो इसी में से कुछ लोग क्या कहते थे, जैसे जब पूछा जाता था भाई बताइए क्या रास्ता अख्तियार किया जाए कि अंग्रेज हमें छोड़ दें, आजाद कर दें, तो इसी में से कुछ लोग क्या कहते थे, देखिए अंग्रेज लोग बहुत सभ्य देश के हैं और खुद भी बहुत सभ्य हैं और वो आए हैं हमें बेसिकली सभ्य बनाने, सिविलाइज्ड करने। और अगर हम उनके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके चलेंगे, उनके पास एक अपनी एप्लीकेशन लेके चलेंगे, ज्ञापन देंगे उनको, याचिकाएं देंगे, तो डेफिनेटली इसको कंसीडर करेंगे और हमें छोड़ देंगे। देखिए ये बातें मैं जब बोल रहा हूं तो उसमें से कई लोगों का जो देख रहे होंगे मूड खराब हो रहा है सुन के, उनको आप गाली भी दे रहे होंगे निश्चित रूप से। तो बाकी लोग जो यहाँ कांग्रेस में बैठे रहते थे इनका भी मूड खराब होता था। कहते थे यार तुम लोग को क्या लगता है कि तुम्हारे ज्ञापन और याचिकाओं से अंग्रेज छोड़ के चले जाएंगे भारत को। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये अंग्रेज तभी भारत को छोड़ेंगे जब इनके खिलाफ हम धरना, प्रदर्शन, हड़ताल करेंगे, तब छोड़ेंगे ये। तुम्हें क्या लगता है ऐसे ज्ञापन याचिकाओं से चले जाएंगे। तो जो लोग काफी नरम आइडियोलॉजी के थे उनको हम कहते थे नरम दल के लोग या मॉडरेट्स, और जो लोग थोड़ा सा गरम आइडियोलॉजी के थे उनको हम कहते थे गरम दल के लोग, एक्सट्रीमिस्ट। अच्छा एक शब्द और आता है, क्रांतिकारी। क्या, क्रांतिकारी, इंग्लिश में इनको कहते हैं रेवोल्यूशनरी। तो भाई मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये गरम दल और इन क्रांतिकारियों में क्या फर्क होता है, कि आखिर ये गरम दल और क्रांतिकारी में फर्क क्या है, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप वीडियो को पॉज करें, सोचें और उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन देखें। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि इनमें फर्क क्या है। सोचिएगा जरूर, क्योंकि एक पर्पस होता है बच्चों को चिंतन मनन करवाने का, तो उस चीज को जरूर आप सोचिए। जब मैं जब भी कहीं ऐसा कहूं तो उसको आप सोचिएगा जरूर।
और उसके बाद ही देखिएगा कि मैं क्या एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। तो इन गरम दल और क्रांतिकारियों में क्या फर्क होता है, देखिए जरा सा। मैंने आपको कहा कि कांग्रेस में इस तरह का डिस्कशन चलता रहता था। तो भाई कांग्रेस के बाहर जो कुछ एकदम यूथ्स हैं, एकदम युवा हैं, जो 15-16 साल के बच्चे हैं, इसमें तो काफी बुजुर्ग बुजुर्ग वकील, पत्रकार और इस टाइप के लोग रहते थे, समाज सेवी टाइप के लोग इकट्ठा रहते थे। तो जो युवा हैं, युवा लोगों को ये सब बातें समझ में नहीं आती थी। उनको लगता था बुड्ढे क्या करते रहते हैं, डिस्कशन करते हैं, प्रस्ताव पारित कर देते हैं। उनको तो उनका खून खौलता था जब वो किसी अंग्रेज को देखते थे कि किसी भारतीय को पीट रहा है, किसी भारतीय को फांसी पे चढ़ा दिया गया। आप में से भी कई युवा होंगे, बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते होंगे। उनको तो लगता था कि बस इस अंग्रेज को गोली मार दो या इसके ऊपर बम फेंक दो, इसको उड़ा दो। तो ऐसे लोग क्या कहलाते थे? क्रांतिकारी। तो जरा ध्यान से समझिएगा, जिनको हम क्रांतिकारी कह रहे हैं उनको अंग्रेज क्या कहते थे? आतंकवादी या टेररिस्ट। हम कहते थे रेवोल्यूशनरी, अंग्रेज क्या कहते थे? आतंकवादी। देखिए, आप अक्सर देखेंगे कि जैसे आपको एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, कि यहां कश्मीर में जब कोई मारा जाता है तो क्या हम कहते हैं कि टेररिस्ट मारा गया, आतंकवादी मारा गया? लेकिन कश्मीर के लोग उसको क्या कहेंगे? कि क्रांतिकारी था, रेवोल्यूशनरी था। उसको शहीद का दर्जा देते हैं, शहीद हो गया। भगत सिंह अंग्रेजों के लिए क्या थे? आतंकवादी थे, टेररिस्ट। लेकिन हमारे लिए क्या थे? वो क्रांतिकारी थे और शहीद हुए थे। ठीक, तो कुछ चीजें जानिएगा जो स्पेशली ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी है। क्या जानिएगा, जरा देखिए। इन नरम पंथियों के जो पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करते थे, राजनीतिक उपकरण, ज्ञापन, याचिकाएं, इस तरह की चीजें। गर्म पंथियों के बंद, धरना, हड़ताल, प्रदर्शन, इस तरह के। और क्रांतिकारियों के बम, पिस्तौल, हिंसा, इस तरह के पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे। पहली बात। दूसरी बात, ये क्रांतिकारी लोग कांग्रेस का हिस्सा नहीं थे। कथन कारण में इस तरह के एक दो बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो इस अंतर को थोड़ा सा आपको समझना है। ठीक है, तो मैंने कहा भाई कांग्रेस बन गई और ऐसे ऐसे कांग्रेस में डिस्कशन होता था और चल रहा था इस तरह। तो देखिए, 85 में पहली बार सेशन हुआ, ऐसे ही बंद कमरे में हो गया, रेजोल्यूशन पास कर दिया गया। 86 में दोबारा, 87 में, 88 में, 89 में, 90 में, ऐसे सेशन चले जा रहा है, चले जा रहा है। हर साल कहीं ना कहीं लोग इकट्ठा होते हैं, कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन पास कर देते हैं, बस। कोई भी एक्टिव मास मूवमेंट, क्या मैं कह रहा हूं? सक्रिय जन आंदोलन, कोई भी एक्टिव मास मूवमेंट या सक्रिय जन आंदोलन नहीं हो रहा था। इसका मतलब कि सारी जनता सड़कों पे आ जाए और अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक कोई धरना दे, प्रदर्शन करे, हड़ताल करे, इस तरह की कोई चीजें नहीं हो रही थी और ऐसे मूवमेंट चले जा रहा था। और ये कब होगा? जब पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन में इसका मौका कब मिलेगा? 1905 में। क्यों 1905 में पहली बार मौका मिलेगा? एक कर्जन नाम का आदमी क्या करेगा? बंगाल को विभाजित कर देगा। और जैसे ही बंगाल का विभाजन होगा, पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन में जनता सड़कों पे उतरेगी और आंदोलन थोड़ा सा उग्र रूप धारण करेगा, थोड़ा गर्म हो जाएगा। ठीक, तो 1885 से 1905 तक इस चीज को बहुत जरा ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या कहा? 1885 से 1905 तक, यानी कितने साल होते हैं? 20 साल। 20 साल बेसिकली जो राष्ट्रीय आंदोलन था, नरम था थोड़ा, या नरम पंथियों के हाथ में था। और यहां से पहली बार थोड़ा सक्रिय जन आंदोलन स्टार्ट होगा 1905 से। और जब गांधी जी एंट्री मारेंगे 1915 में, मैं आपको बताऊं जरा सा, गांधी जी 1915 में आते हैं, हम बात करेंगे गांधी जी के बारे में। और 1920 से लगभग समझिए राष्ट्रीय आंदोलन की कमान गांधी जी के हाथ में आ जाती। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं कि अगर हम ये पूरा राष्ट्रीय आंदोलन मान लें पूरा, तो हम शुरुआत के 20 सालों को कहेंगे नरमपंथी युग। क्या कहेंगे? नरमपंथी युग। और इसके बाद के लगभग 15 सालों को हम क्या कहेंगे? गर्मपंथी युग। एक्सट्रीमिस्ट फेज, मॉडरेट फेज। और 1920 से 1947 तक को क्या कहेंगे? गांधीयन एरा, गांधी युग। इन सब चीजों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो मैं आपको समझा रहा हूं। हर चीजें आपको रिटन में नहीं मिल सकता, स्पेशली यूपीएससी में।
कई चीजें, कई क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं, तो इनको बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा। तो पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को बेसिकली हम 3 भागों में बांट सकते हैं: मॉडरेट फेज, नरमपंथी युग, गर्मपंथी युग और गांधीयन एरा, गांधी युग। ठीक? तो मैं आपको बता रहा था कि शुरू में जो है ऐसे ही मूवमेंट कोई नहीं हो रहा था, सक्रिय जन आंदोलन, बस ऐसे ही कहीं इकट्ठा हो जाते थे, प्रस्ताव पास कर देते थे। 1905 में ऐसा पहली बार मौका आया बंगाल विभाजन के कारण। ये कौन सा जानवर लग रहा है आपको? अच्छा खैर, ये वेस्ट बंगाल का मैप है, पश्चिम बंगाल का। बहुत एक्यूरेट नहीं बना है, लेकिन आप समझिए इसको। यही बगल में इसके बिहार है, नीचे इसके झारखंड है, यही उड़ीसा है, और इधर आसाम है, यहाँ बांग्लादेश है। तो जो पहले का बंगाल, ब्रिटिशों के समय का बंगाल था, वो कौन सा बंगाल था? ये वाला बंगाल था। यानी सारा कुछ मिला के ये बंगाल था। और ये जो बंगाल हुआ करता था उस समय, अगर अंग्रेजों की भाषा में बोलूं तो टेररिस्टों का केंद्र हुआ करता था। जैसे भारत सरकार के लिए इस समय ये एक सेंटर है जो आतंकवादियों का गढ़ है, टेररिस्टों का केंद्र है, और भारत सरकार चाहती है कि इस गढ़ को ध्वस्त कर दिया जाए। ठीक, किसी तरह इसको, इसका पतन किया जाए। उसी तरह ब्रिटिश सरकार क्या चाहती थी? क्या कि ये क्रांतिकारियों का गढ़ था, चाहती थी कि इसको किसी तरह ध्वस्त कर दिया जाए। क्यों क्रांतिकारियों का गढ़ था? भाई बंगाली बाबू लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, तो ये महज इत्तेफाक नहीं है। अंग्रेज, अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित किया बंगाल वाले एरिया में, वहीं पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और तमाम चीजें खोली, और उसका लाभ बंगाली बाबू लोगों को मिला, और पढ़ लिख के थोड़ा सा जागरूक हो गए। तो देखिए, जब आप जागरूक होते हैं तो आप क्रांतिकारी बन जाते हैं। ठीक, आप गांव में थे तो इतने बड़े क्रांतिकारी नहीं रहे होंगे, जब आप दिल्ली आए होंगे या कहीं पे आए होंगे तो पढ़ लिख के जब आप अपने राइट्स के बारे में जाने होंगे तो आप क्रांतिकारी हो गए होंगे। तो यहाँ के लोग भी क्रांतिकारी हो गए थे, और अंग्रेजों के लिए बहुत शरदर था। वो सोचते थे कि किसी तरह इस सेंटर को ध्वस्त किया जाए, किसी तरह इसका पतन कर दिया जाए। ठीक, उसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्या योजना बनाई? क्यों ना इस पूरे बंगाल को 2 भागों में डिवाइड करें। बहुत ध्यान से समझिएगा। उन्होंने सोचा कि इस पूरे बंगाल को क्यों ना 2 भागों में ऐसे तोड़े कि ये वाला जो भाग है, यहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी में हो, हिंदू माइनॉरिटी में हो, और ये वाला भाग हिंदू मेजॉरिटी में हो और मुस्लिम माइनॉरिटी में हो। तो 2 भाग को इस तरह तोड़ा, किस तरह तोड़ा कि एक तरफ मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, हिंदू अल्पसंख्यक हैं, दूसरी तरफ हिंदू बहुसंख्यक हैं, मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं। और उसके बाद करना क्या है? इन दोनों लोगों को आपस में लड़ा देना है, अपने आप ये बंगाल का जो सेंटर है वो ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन इन्होंने बताया क्या भारतीयों से? क्या कहा कि आखिर क्यों हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं? उन्होंने कहा, देखो भाई, बंगाल जो है बहुत बड़ा प्रांत है, और हमको प्रशासन चलाने में बहुत असुविधा होती है। अपनी प्रशासनिक असुविधा की वजह से बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। ठीक, ये बताया, लेकिन वास्तविक कारण क्या था? डिवाइड एंड रूल। इस चीज को समझते रहिएगा। जैसा कि मैंने कहा, 2 भागों में तोड़ दिया, अब इसके बाद बस दोनों को लड़ाना ही तो है। तो 1905 में तोड़ा, और 1906 में लड़ाने का भी जुगाड़ कर दिया। क्या जुगाड़ किया? 1906 में इस वाले एरिया में, यानी पूर्वी बंगाल में, यही ढाका है, और ढाका में ही किसकी स्थापना होती है? मुस्लिम लीग की 1906 में होती है, ढाका में होती है। तो रटना नहीं है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 5, 6, 7 तो रटे हुए हैं। 1905 के ठीक बात होती है, और ये इत्तेफाक भी नहीं है कि ढाका में, इसी वाले एरिया में होती है। और कुछ कुलीन लोग जो ढाका में रहते थे, मुस्लिम समाज के कुछ नवाब लोग, कुलीन लोग, उन लोगों ने की। तो खैर, ये अलग चर्चा है, मुस्लिम लीग की चर्चा हम लोग करेंगे। बस इतना समझिए कि उन्होंने इसको तोड़ दिया, इस तरीके से तोड़ा, और उसके बाद डिवाइड एंड रूल के तहत मुस्लिम लीग की स्थापना में भी उसको प्रोत्साहन दिया। और आपको जान के कोई आश्चर्य नहीं होगा कि मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन विरोधी जो आंदोलन चल रहा था, उसके एंटी यानी विरुद्ध में, और ब्रिटिशों के समर्थन में काम किया। इस तरह के भी एक स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट आए हैं सवालों से। तो मैंने आपको बंगाल विभाजन के बारे में बताया कि बेसिकली इसका कारण क्या था। आइए अब इसको थोड़ा और स्पष्ट रूप से देखते हैं। देखिए, बंगाल विभाजन किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। कारण क्यों किया? कारण क्या था? तो वास्तविक कारण अगर मैं आपसे पूछूं क्या था, तो आप क्या कहेंगे? डिवाइड एंड रूल।
बांटो और राज करो, तोड़ दो। और उन्होंने बताया क्या, मैं आपसे कहूं तो कहेंगे कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत था और प्रशासन चलाने में हमें जो है बहुत असुविधा हो रही, इस वजह से हमने तोड़ दिया। अच्छा देखिए कब किया, इस चीज को जरा समझिएगा, यहां से यूपीएससी ने बहुत बारीकी से प्रश्न भी पूछा है, तो इसको जरा सा ध्यान दीजिएगा। 1905 में बंगाल विभाजन किया, ये तो आप जानते हैं। अब जरा थोड़ा सा और स्पेसिफिक डेट को जानिए। 20 जुलाई को क्या किया, निर्णय ले लिया। निर्णय किस चीज का, कि हम बंगाल विभाजन को, बंगाल का विभाजन करेंगे। अच्छा जैसे ही निर्णय लिया, इस निर्णय के विरोध में आंदोलन संगठित होना चालू हो गया। बहुत ध्यान से समझिएगा, 7 अगस्त को क्या हुआ, इस निर्णय के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन व बहिष्कार आंदोलन की घोषणा की गई। अभी सिर्फ निर्णय लिया गया है और उसके विरोध में आंदोलन संगठित होना चालू हो गया। एक चीज बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको कहा इससे कई बार यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है, जब आप प्रश्नों को देखेंगे तो आप वहां देखिएगा कई बार, पहली बार मौका मिला भारतीयों को सड़क पे उतरने का, सक्रिय जन आंदोलन करने का, तो जो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई कि बॉयकॉट, बहिष्कार करो, जो भी विदेशी वस्तुएं हैं उसका बहिष्कार करो। यानी मान लीजिए अगर विदेशी पतलून कोई पहन रहा है तो उसको उतार दो, तो क्या पहनोगे भाई, फिर उतार दोगे। अच्छा खैर, यानी अगर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो रहा है तो स्वदेशी को एडॉप्ट करना पड़ेगा। तो जरा समझिए, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन जो हुआ वो बेसिकली एक स्वाभाविक परिणति क्या थी, बहिष्कार आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन। आपसे प्रश्न पूछे गए हैं कि बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन किसके बाद उपजा, किस घटना के बाद, असहयोग आंदोलन के बाद, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद, इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस चीज को जानते रहिएगा 7 अगस्त को। और बंगाल विभाजन बेसिकली प्रभावी कब से हो गया, 16 अक्टूबर से, ये डेट जानते रहिएगा। बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया, भारतीयों ने इसको शोक दिवस के रूप में मनाया और राखी दिवस, एक दूसरे को राखी बांधी, एक दूसरे से अटैचमेंट दिखाने के लिए, बॉन्डिंग दिखाने के लिए, तो इसको मनाया। ठीक, तो बंगाल विभाजन आप समझ गए। आइए देखिए, मैंने कहा कि अक्टूबर 1905 में क्या हुआ, बंगाल का विभाजन हो गया। ठीक, अच्छा जब बंगाल का विभाजन हुआ, थोड़ा इस चीज को पहले समझ लीजिए, बंगाल को विभाजित कर दिया, एक स्वाभाविक आंदोलन जो उपजा, स्वदेशी और बहिष्कार का आंदोलन उपजा, तो इस आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाना है, इस आंदोलन में क्या रणनीति अपनानी है, इस चीज को लेके जो है नरमपंथी और गरमपंथी लोग आपस में ही भिड़ गए। जरा समझिए, 1905 में क्या हुआ, बंगाल का विभाजन हो गया, और विभाजन हो गया तो इसकी फलस्वरूप एक आंदोलन उपजा। उस आंदोलन में क्या रणनीति अपनाई जाए, क्या उस आंदोलन को सिर्फ बंगाल तक सीमित रखा जाए या पूरे देश में फैलाया जाए, इस आंदोलन में क्या तरीके अपनाए जाए, क्या कोई उग्र तरीका अपनाया जाए या ना अपनाया जाए, इस तरह की बातों पे नरमपंथी और गरमपंथी आपस में ही भिड़ गए। तो ये 1905 में भी दिखा, 1906 के भी सेशन में दिखा, और 1907 तक तो जाते जाते शायद आपको यकीन नहीं होगा कि सूरत में ये सेशन चल रहा था कांग्रेस का, और आपस में सब इतना भिड़ गए कि लात घूंसा और कुर्सियां चलने लगी। इवन कांग्रेस के अध्यक्ष के पास पहुंच गई कुर्सियां और जूते चप्पल। आपको मजाक लग रहा होगा लेकिन ये सही बात। और 1907 में इतनी लड़ाई बढ़ी कि कांग्रेस क्या हो गई, विभाजित हो गई, नरम दल और गरम दल। जरा ध्यान से समझिए, कांग्रेस किसमें विभाजित हो गई, नरम दल और गरम दल। अच्छा बताइए, जब कांग्रेस टूट गई होगी तो अंग्रेज दुखी हुए होंगे या खुश हो गए होंगे? स्वाभाविक सी बात है कि अंग्रेज खुश हो गए कि वाह भाई, एक जो संयुक्त रूप से आंदोलन चल रहा था वो क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अंग्रेजों को तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अंग्रेजों को नरम पंथियों से ज्यादा खतरा था या गरम पंथियों से? नरम पंथी तो उनके लिए थ्रेट थे ही नहीं, ज्यादा बड़े थ्रेट कौन थे, गरम पंथी। और जैसे ही 1907 में कांग्रेस का विभाजन चालू हुआ, अंग्रेजों ने 1907 और 1908 से इन गरम पंथियों की बहुत बुरी तरह तोड़ाई चालू कर दी। इतनी तोड़ाई की, इतनी तोड़ाई की कि कई लोग को ईश्वर के दर्शन हो गए और कई लोग एकदम गायब हो गए। आइए देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। अच्छा, एक चीज और विशेष तौर से ध्यान देनी कि जब भी मैं यहाँ इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता हूं तो सिर्फ आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए करता हूं। देखिए भाई, मतलब यहाँ एक वैधानिक चेतावनी लिखी है कॉर्नर में जो आपको दिखेगी नहीं, लेकिन मैं बता देता हूं पढ़ के कि वो वैधानिक चेतावनी क्या है। यहां मैं पढ़ाते समय जो भी विचार व्यक्त कर रहा हूं वो सिर्फ सिर्फ आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए है। अगर इससे किसी की व्यक्तिगत भावनाएं आहत होती हैं तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं, और बाकी समस्त वाद दिल्ली उच्च न्यायालय में सुना जाएगा। तो मैं इस तरह के जब शब्दों का प्रयोग इसलिए करता हूं, मजाक तो मैं करता ही नहीं,
मजाक में बहुत सी सीरियस बातें बोलूंगा जिससे प्रश्न आए। जब आप प्रश्नों को देखेंगे तो उससे आप समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो मैंने कहा कि बंगाल का विभाजन हो गया 1905 में। एक सेशन हुआ 1905 में ही, कांग्रेस का बनारस अधिवेशन। इसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें भी जैसा कि मैंने बताया कुछ मतभेद उभर के आए नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच। फिर ये मतभेद और आगे बढ़ेंगे 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। यहां मतभेद और बढ़े। ठीक। अच्छा, ये मतभेद बढ़ते बढ़ते 1907 में क्या हुआ, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, कि लड़ाई इतनी बढ़ी कि आपस में कांग्रेस का विभाजन हो गया, नरमपंथी और गरमपंथी। अच्छा, इस सूरत अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे, इनको बहुत ध्यान से देखिएगा, अक्सर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष थे या बोस थे? गेस करिए जरा आप लोग, कौन थे? अच्छा, तो नहीं गेस कर पा रहे हैं। खैर, घोष थे, जानते रहिएगा। एक बार यही घोष दिखेंगे इतिहास में, बाकी हमेशा आगे आपको कौन दिखेंगे? बोस दिखेंगे। तो घोष थे, इस चीज को बहुत ध्यान से रखिएगा, गलती नहीं करिएगा। तो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष, और इसकी प्रमुख घटना क्या थी? कांग्रेस का विभाजन हो गया नरमपंथी और गरमपंथियों में। और मैंने जैसा कि कहा कि ब्रिटिशों के लिए तो बहुत बढ़िया था, और ब्रिटिशों ने क्या किया, इसके बाद गरमपंथियों का जम के दमन चालू किया, जम के। अच्छा, जो गरमपंथी, जरा सा आपको बता दूं, नरमपंथियों में कौन कौन लोग शामिल होते थे और गरमपंथियों में कौन कौन शामिल होते थे? तो नरमपंथियों में बेसिकली गोपाल कृष्ण गोखले, एक बड़े कट्टर टाइप के नरमपंथी थे जिनको कहते हैं फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी। इस टाइप के लोग नरमपंथियों में बेसिकली आते थे। ठीक। कभी कभी सवाल में इस तरह पूछ लेते हैं कि ये कथन में ऐसा रहेगा कि फला नरमपंथी नेता था, या इस तरह का। और गरमपंथियों में आप तीन नाम तो बचपन से सुनते होंगे, एक लाल, दूसरा बाल, और तीसरा पाल। लाल का मतलब है लाला लाजपत राय, बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब है बिपिन चंद्र पाल। लेकिन एक नाम को आप और जानेंगे, वो नाम क्या है? अरविंद घोष। इनफैक्ट ये काफी गर्मपंथी हुआ करते थे। खैर, तो इन चार नामों को आप जानेंगे, लाल बाल पाल हैं और अरविंद घोष हैं। नरमपंथियों में बेसिकली गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, इस तरह के लोग हैं। अच्छा, इनसे किस तरह के प्रश्न आए हैं, मैं इसको अलग से डील करूंगा। मतलब जैसे दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते थे। ठीक। देखिए, एक प्रश्न और भी आया है कि दादा भाई नौरोजी कब कब कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, कब कब, कितनी बार? तो जो मैंने शुरुआत के चार सेशन बताए थे, उनमें से एक बार हुआ, और अभी 1906 में एक बार हुआ। ठीक, जिसमें पहली बार स्वराज की मांग की गई, सब मैं बताऊंगा। तो इनके बारे में मैं डिटेल से आपको अलग से बताऊंगा रेलिवेंट जगह पे आने पे। अभी हम एक फ्लो में समझ रहे हैं 1600 से 1947 तक की घटनाओं को लिंक करते हुए, कि ये हुआ, इस वजह से ये हुआ, इस वजह से ये हुआ। सारी घटनाओं को हम लिंक करते हुए चलेंगे। अब शायद आप बेहतर समझ पा रहे हो कि मैं आपको किस तरह बताऊंगा। शुरू में जानबूझ के मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। अब आप समझेंगे कि एक एक घटना 1947 तक हम लोग लिंक करते हुए चले जाएंगे, और जब सारा कुछ आप पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर जहां जरूरी होगा उसको विस्तार देंगे। ठीक। चलिए, तो मैं बता रहा था नरम और गरम ये कौन कौन थे, इनको आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। तो बंगाल विभाजन हुआ, कांग्रेस अधिवेशनों में धीरे धीरे क्या हुआ, मतभेद बढ़ते गए, और 1907 में आकर मतभेद इतने बढ़े कि नरमपंथी और गरमपंथी आपस में विभाजित हो गए। और इसके बाद अंग्रेजों ने इन गरमपंथियों की जम के तोड़ाई चालू की 1908 में। अब जैसे मैं बताऊं, स्पेशली इनको जान लीजिए, बाल गंगाधर तिलक की बहुत तोड़ाई की और भेज दिया जेल में। 6 वर्ष की इनको कैद दे दी, और मांडले मांडले जेल में थे, वर्मा में थे, और वहां जाके बेचारे को गीता रहस्य नजर आ गया। खैर, मजाक कर रहा था। गीता रहस्य नामक किताब लिखी है, जानते रहिएगा। अरविंद घोष की इतनी तोड़ाई की कि ये पांडिचेरी निकल गए, और वहां इनको कृष्ण के दर्शन हो गए, फिलोसफर बन गया, दार्शनिक। तो देखिए, अंग्रेजों ने गर्म पंथियों का, बेचारों का जम के दमन किया। और यकीन जानिए, इस दमन के बाद, यानी 1908 के बाद, राष्ट्रीय आंदोलन एकदम ठंडा पड़ गया। कोई हलचल नहीं राष्ट्रीय आंदोलन में। 1908 के बाद 1909 में, 10 में, 11 में, 12 में, 13 में कोई हलचल नहीं होगा। एकदम राष्ट्रीय आंदोलन ठंडा पड़ गया। इसी को हम कहते हैं राष्ट्रीय आंदोलन का निष्क्रिय चरण, पैसिव फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट।
और इस निष्क्रिय चरण की विशेषता क्या होगी कि क्रांतिकारी आंदोलन का उदय होगा। इसका मतलब क्या हुआ जरा समझिए। जब भी राष्ट्रीय आंदोलन या कांग्रेस इस तरह का एकदम नेशनल मूवमेंट ठंडा पड़ेगा, तो जो युवक लोग रहेंगे उनको लगेगा कि कुछ हो नहीं रहा है, तो वो हताशा में, निराशा में या जैसे भी वो क्या करेंगे, कुछ न कुछ एक्टिविटीज करेंगे। वहीं पे क्रांतिकारी आंदोलन का उदय होगा। ऐसे ही जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन वापस लेंगे, तब भी एक निराशा का दौर आएगा, राष्ट्रीय आंदोलन का निष्क्रिय चरण आएगा, उस समय भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज दिखेंगी। ऐसे ही जब सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम भी जब गांधी जी वापस लेंगे, उस समय भी क्रांतिकारी गतिविधियां दिखेंगी। तो ये चीजें लिंक होंगी। जब आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, क्रांतिकारी आंदोलन, इसके डिफरेंट फेज हैं और वो फेज कब आएंगे वो कोई इत्तेफाक नहीं है, बहुत लॉजिकल जगह आएंगे कि आखिर राष्ट्रीय आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन क्यों पनपा, कहां पे पनपा। ठीक, तो मैंने आपको बताया कि 1908 से बेसिकली राष्ट्रीय आंदोलन का निष्क्रिय चरण आ जाता है। ठीक है, देखिए मैं आपको बता रहा था कि 1908 से राष्ट्रीय आंदोलन का निष्क्रिय चरण शुरू होता है, यानी नेशनल मूवमेंट एकदम ठंडा पड़ जाता है और 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, 13 में कोई हलचल नहीं होगी इस राष्ट्रीय आंदोलन में। हलचल कब होगी? बेसिकली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध और उसके दौरान। मैंने आपको क्या बताया जरा देखिए, मैंने आपको कहा कि 1908 से राष्ट्रीय आंदोलन एकदम ठंडा पड़ जाता है और इसमें कोई हलचल नहीं होती। आगे चलकर हलचल कब होगी? देखिए, जब अंग्रेजों की स्थिति थोड़ा गड़बड़ होगी। ठीक, जब अंग्रेज, होता है एक जनरल बात है कि आप अपने शत्रु पे कब अटैक करते हैं? जब वो थोड़ा कमजोर होता है, विपत्तियों में घिरा होता है। उसी तरह 1908 के बाद तब तक राष्ट्रीय आंदोलन में कोई हलचल नहीं होगी जब तक अंग्रेज थोड़ा विपत्तियों में घिरे नहीं रहेंगे। 1913 से 18 के बीच, 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था और उसके थोड़ा पहले से हुआ क्या कि इन अंग्रेजों की स्थिति थोड़ा गड़बड़ थी। तो पूरी दुनिया में जहां-जहां भारतीय लोग थे, पूरी दुनिया में वहां-वहां इन्होंने क्या किया, इन ब्रिटिशों के खिलाफ आंदोलन ऑर्गेनाइज्ड किया। उत्तर अमेरिका में भी किया, अफगानिस्तान में भी किया और भारत में भी किया। आइए इसको देखते हैं जरा सा। तो इस चार्ट को जरा ध्यान से देखिए। जो बात मैं आपको बता रहा था कि 1908 में गर्म पंथियों का दमन हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन का निष्क्रिय चरण, और ये निष्क्रिय कब तक रहता है? बेसिकली प्रथम विश्व युद्ध से पहले व उसके दौरान। इस दौरान पुनः राष्ट्रीय आंदोलन में उभार दिखेगा। कहां-कहां? उत्तर अमेरिका में दिखेगा, अफगानिस्तान में भी दिखेगा और भारत में भी दिखेगा। यानी भारतीय कई जगहों पे दुनिया के अलग-अलग कोनों में आंदोलन को संगठित करेंगे, ऑर्गेनाइज्ड करेंगे इन ब्रिटिशों के खिलाफ। देखिए, उत्तर अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में बेसिकली सैन फ्रांसिस्को नाम की एक जगह है। ठीक, अगर आप मैप पे थोड़ा सा, अगर मैं कहूं, ये थोड़ा बहुत शायद आप पहचान पा रहे हो, ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, कनाडा है, मैक्सिको है। तो इस वाले एरिया में ही सैन फ्रांसिस्को है। यहाँ पे इस सैन फ्रांसिस्को को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, ये ज्योग्राफी में भी आपके काम आएगा। भूमध्य सागरीय जलवायु है यहाँ, कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, हिस्ट्री में तो काम आएगा ही आएगा। इसको बहुत ध्यान से देखिए, यूपीएससी ने कई बार कई तरह के यहाँ से प्रश्न पूछे हैं इतिहास में, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इस उत्तरी अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में एक आंदोलन जो ऑर्गेनाइज्ड हुआ, उसको हम कहते हैं गदर आंदोलन। ये गदर आंदोलन का टाइम अगर आपसे पूछा जाए तो 1 नवंबर 1913 में ये ऑर्गेनाइज्ड हुआ था और इसके नेता लोग जो थे, 2 नेता लोग थे, एक थे सोहन सिंह भाकना और दूसरे थे लाला हरदयाल। जहां भी मैंने इस तरह करके लिखा हुआ है, फर्स्ट सोहन सिंह भाकना और सेकंड लाला हरदयाल, इसका क्या मतलब है जरा आप समझिए। अभी के लिए आप इतना जानिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि गदर आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो